Welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन यूजुअली अगर हम देखें तो पहले तो हम ये देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या. नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें डिफरेंट स्टेप्स जो थे उसकी स्टडी हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, जैसे नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, रिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन एसिमुलेशन. और उसी में एक स्टेप आता है, एक प्रोसेस आती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं कि जो हमारी फ्री एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन है इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना. राइट. तो होता क्या है कि हमारी जो फ्री नाइट्रोजन है इसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और इन ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने वाले एंजाइम बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं पाए जाते. इसीलिए नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होते हुए भी प्लांट जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं और इनको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है. और किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है? अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है. तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयन इज नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है ये यूजुअली 3 तरीके की होती है. अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की केमिकल रिएक्शन को देखें तो एक तो बायोलॉजिकल, अगर ये बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है तो इसको कहेंगे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. और ये सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में या लिविंग सिस्टम में यही होती है. इंडस्ट्री में जो हम यूरिया और ये सब बनाते हैं ये है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. और जो तीसरी है वो है फोटोकेमिकल. राइट. जैसे बिजली वगैरह कड़कती है तो वहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है, तो उसको कहते हैं हम फोटोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो यहाँ पे मोर और लेस सबसे ज़्यादा जो लिविंग सिस्टम में देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो हम बेसिकली यहाँ डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को ही. तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी लिविंग सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर केमिकल रिएक्शन को देखें तो इसमें एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 ATP की ज़रूरत होती है. इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बहुत ही एक देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको. पहली चीज़ तो ये कि इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है. राइट. ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ ATP यूज हो रहा है और ये एंडरगोनिक प्रोसेस है. जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है तो उसको एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं. तो ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और ATP भी यहाँ पे यूज हो रही है, तो ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस भी है. यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है तो यहाँ पे रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन. राइट. रिड्यूस्ड जो फेरोडॉक्सिन है जो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे हमने फोटो सिस्टम 2 में देखा था कि रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन वहाँ पे हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. तो ये वही रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को देता है. तो यहाँ नीचे भी मैंने इस चीज़ की व्याख्या की है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कौन काम कर रहा है? रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन काम करता है. नाइट्रोजनेज जो एंजाइम्स होते हैं इनको बनाने वाले जीन्स को हम निफ जीन कहते हैं. राइट. यहाँ पे जो नाइट्रोजनेज एंजाइम को बनाएंगे उन जीन्स को हम निफ जीन कहते हैं. और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो निफ जीन होता है ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, ये यूकैरियोटिक सिस्टम में नहीं पाया जाता. अब आप बोलोगे कि सर जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. तो वहाँ जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस जीन को एक्सप्रेस करते हैं. इसका मतलब वो लेग्यूम प्लांट के अंदर वहाँ जीन नहीं था, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया गया और उसने उस जीन को वहाँ पे एक्सप्रेस किया. तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. और ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर निफ जीन पाया जाता है इनको डाईएजोट्रॉफ्स कहते हैं. क्या कहेंगे? डाईएजोट्रॉफ्स. ये जो डाईएजोट्रॉफ्स हैं थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें तो ये
एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है डाई एजोट्रॉफ्स की नेचर कुछ भी हो सकती है, लेकिन मोर और लेस ये प्रोकैरियोट्स ही होंगे। यूकैरियोटिक सिस्टम में यूजुअली निफ जीन नहीं पाया जाता, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, अगर हम पहले उसी को देखें कि भाई ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है नाइट्रोजनेज, ये किस तरीके का एंजाइम है, तो ये एक मल्टी सबयूनिट एंजाइम है। इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगर इसको ब्रॉड वे में देखा जाए तो लार्ज कंपोनेंट, एक जो बड़ी सब यूनिट है, और एक स्मॉल कंपोनेंट। जो लार्ज कंपोनेंट है उसको डाइनाइट्रोजनेज कहते हैं, और जो स्मॉल कंपोनेंट है उसको डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज कहते हैं। तो ये जो डाइनाइट्रोजनेज एंड डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज है, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। अगर हम उन बेसिक डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नाइट्रोजनेज एंजाइम को देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डाइनाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, इसमें जैसे दो कंपोनेंट हमने देखे, डाइनाइट्रोजनेज एंड डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज। तो जो डाइनाइट्रोजनेज होता है ये हेटेरोटेट्रामर होता है। हेटेरोटेट्रामर का मतलब है कि इसमें 4 सब यूनिट पाई जाती हैं, और 4 सब यूनिट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। तो हेटेरोटेट्रामर में देखें तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है, इसमें मैंने ब्लैक डॉट से कुछ दिखाया है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे आयरन मॉलिब्डेनम प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, और इसीलिए डाइनाइट्रोजनेज को आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन भी कहा जाता है। इसकी एक्टिविटी के लिए मॉलिब्डेनम भी जरूरी है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में फेमो लिखा है, मतलब इन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं वो आयरन मॉलिब्डेनम, फेमो, उनको फेमो बोलते हैं कंबाइंडली। और उस फेमो में 5 कंपोनेंट पाए जाते हैं, मतलब हम उनको वर्ड दे रहे हैं फेमो, आयरन मॉलिब्डेनम, लेकिन सिर्फ आयरन और सिर्फ मॉलिब्डेनम हो वहां पे, ऐसा नहीं है। वहां पे इस प्रोस्थेटिक ग्रुप में 5 कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो आयरन होता है, मॉलिब्डेनम होता है, एक सिंगल कार्बन एटम पाया जाता है जिसको कार्बाइड कहते हैं, जिसको सी से डिनोट किया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सल्फर होता है, एंड आर होमोसिट्रेट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यहाँ पाया जाता है जिसको आर होमोसिट्रेट कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि फेमो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसमें सिर्फ आयरन और मॉलिब्डेनम ही नहीं है, नाम से ऐसा लगता जरूर है, लेकिन वहां पे 5 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? आयरन, मॉलिब्डेनम, सिंगल कार्बन आइटम जिसको कार्बाइड कहते हैं, सल्फर एंड आर होमोसिट्रेट, राइट। जो डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम है इसको फेमो प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन फेमो पाया जाता है, और फेमो में 5 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, वो हम बात कर चुके हैं। जबकि जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज है ये थोड़ा सा स्मॉल सब यूनिट होती हैं, और यहाँ पे 2 सेम सब यूनिट पाई जाती हैं, राइट, 2 अल्फा 2 ए। अब मैंने यहाँ पे इनको ए नाम इसलिए दे दिया है क्योंकि अल्फा अगर देता तो आपको लगता कि ये अल्फा सेम यहाँ पे पाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको ए नाम इसलिए दिया है कि दोनों सब यूनिट जो है वो एक जैसी होती हैं। और यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाएगा इन प्रोटीन्स में वो होता है आयरन सल्फर, राइट। आयरन तो यहाँ भी था डाइनाइट्रोजनेज लार्ज सब यूनिट में, और ये स्मॉल में भी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मॉलिब्डेनम, कार्बाइड, आर होमोसिट्रेट ये सब नहीं पाए जाते। यहाँ पे आयरन के साथ सल्फर पाया जाता है, और ये दोनों ही सब यूनिट एक जैसी होती हैं, जबकि यहाँ पे 2 सब यूनिट एक जैसी थी, 2 अल्फा था 2 बीटा था, इसलिए इसको हमने हेटेरोटेट्रामर कहा। जबकि ये होमोडाइमर है और ये आयरन सल्फर प्रोटीन भी कहलाती है। जो डाइनाइट्रोजनेज है ये ऑक्सीजन एंड अमोनियम आयन दोनों से सेंसिटिव है, मतलब अमोनियम आयन और ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस में एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वो उल्टी चलती है। तो जो एक्टिविटी है वो अमोनियम आयन और ऑक्सीजन से क्या हो जाती है, सब यूनिट की कम हो जाती है। जबकि जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव नेचर शो कर रहा है।
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन अमोनियम आयन से ये सेंसिटिव नेचर शो नहीं कर रहा है। अमोनियम आयन की प्रेजेंस का डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निफ, अब ये जो हेटेरोटेट्रामर है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्रोटीन्स हैं तो इनको दो अलग अलग जीन्स बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे इनको बनाने वाले जो वो होते हैं जीन्स वो दो हैं, और वो कौन कौन से जीन हैं, निफ डी एंड निफ के। तो जो चूंकि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो अल्फा को एक प्रोटीन जीन्स बनाएगा, बीटा को दूसरा जीन्स बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे दो जीन्स पाए जाते हैं, निफ डी एंड निफ के। जबकि डाइनाइट्रोजन रिडक्टेज जो है इसको सिर्फ एक ही जीन बनाता है, क्योंकि दोनों प्रोटीन जो है वो एक ही है, होमोडाइमर है, इसीलिए इसको निफ एच जीन सिंथेसाइज करता है। डाइनाइट्रोजनेज जो लार्ज सबयूनिट है, अगर इसका हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन को ब्रेक करना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है दो नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए उनको ये ब्रेक करता है और उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है। जबकि जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज है, अगर हम उसकी प्रेजेंस को देखें तो ये डाइनाइट्रोजनेज जो रिडक्टेज है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन से, और इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और एटीपी को हाइड्रोलाइज करना, ये काम होता है डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज का। जबकि नाइट्रोजन को जो है वो ब्रेक डाउन करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना, ये फंक्शन होता है डाइनाइट्रोजनेज लार्ज सबयूनिट का। ठीक है, तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, इस तरीके से दो कंपोनेंट उसमें पाए जाते हैं, उसको हमने थोड़ा सा देखा। यहाँ पे जो डाइनाइट्रोजनेज है, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और हमें देखना है, और कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, इस एंजाइम की 3 क्लास पाई जाती हैं। पहला है मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज, दूसरा है वैनेडियम नाइट्रोजनेज, तीसरा है आयरन नाइट्रोजनेज। ये जो 3 क्लासें पाई जाती हैं, इसमें जो मोस्ट कॉमन जो क्लास है वो है मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज, राइट। तो उनकी एक्टिविटी के लिए मोलिब्डेनम की अगर ज़रूरत है तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज, अगर वैनेडियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो वैनेडियम नाइट्रोजनेज। और मोलिब्डेनम या वैनेडियम के अलावा अगर उनकी एक्टिविटी के लिए नाइट्रोजनेज ज़्यादा जरूरी है, मोलिब्डेनम और वैनेडियम वहाँ उतने जरूरी नहीं है, तो उसको कहते हैं हम आयरन नाइट्रोजनेज। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो सिचुएशन होती है वो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज की होती है। ये केमिकल रिएक्शन को अगर हम देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो इसमें जो है 16 ATP, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स यूज होते हैं। यहाँ पे 2 अमोनियम आयन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एक मॉलिक्यूल यहाँ हाइड्रोजन का बनता है। इस केमिकल रिएक्शन को हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसका एक कारण है। होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, इसकी एक्टिव साइट पे जब हाइड्रोजन बनती है, मतलब ये रिएक्शन जब कैरी आउट हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, अमोनियम आयन बन रहा है, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है नाइट्रोजन। तो एक्टिव साइट पे नाइट्रोजन बाइंड होनी चाहिए, लेकिन जो हाइड्रोजन होती है वो भी जो है इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड हो सकती है। अब होता क्या है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बन रही है, और हाइड्रोजन अगर ये रिएक्शन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगी, और हाइड्रोजन अगर ज़्यादा बनेगी तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड होने लग जाएगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन को इनहिबिट करने लग जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स जो है यहाँ नाइट्रोजनेज फिक्सेशन में आती है, नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब इस प्रॉब्लम को बैक्टीरिया सॉल्व कैसे करता है? अगर इस हाइड्रोजन को उन्होंने फ्री छोड़ा तो ये एक्टिव साइट पे बाइंड होके नाइट्रोजन के साथ कंपीट करेगी, एक्टिव साइट पे बाइंड होगी और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को इनहिबिट करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन अगर बाइंड होता है तो उससे तो अमोनियम आयन बनेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन बाइंड होता है तो उससे अमोनियम आयन नहीं बनेगा। तो कुछ बैक्टीरिया में या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजनेज एक एंजाइम पाया जाता है, और ये हाइड्रोजनेज एंजाइम इस हाइड्रोजन की एटीपी के खर्चे पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, राइट। और ऑक्सीजन के साथ ये जब इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजनेज एंजाइम इस हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को फ्री नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन फ्री रहती
तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को थोड़ा सा इनहिबिट करती। और क्यों करती, वो इसलिए करती, इसलिए एंजाइम जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, वहां हाइड्रोजनेज एक एंजाइम भी पाया जाता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देता है एट द कॉस्ट ऑफ 1 ATP और उसको वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए उससे क्या होगा कि उसकी एक्टिविटी जो है वो डाउन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को फ्री छोड़ा तो वो वहां पे उसको इनहिबिट करेगी। कई बार ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि हाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो भी 3 टाइप्स के यहाँ पे पाए जाते हैं, निकेल आयरन टाइप, आयरन आयरन टाइप और ओनली आयरन टाइप जो हाइड्रोजनेज एंजाइम है। लेकिन हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, लेकिन बस थोड़ा सा ब्रॉडली याद रखो कि जो हाइड्रोजनेज एंजाइम है ये भी 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। और ये इन हाइड्रोजनेज एंजाइम के 3 टाइप कौन कौन से हैं? निकेल आयरन टाइप, दूसरा है आयरन आयरन टाइप और तीसरा है ओनली आयरन टाइप। ठीक है, तो वो बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम ये देखते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो सिस्टम है वो कितने टाइप का है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी होता है। तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन सिस्टम जो है वो 2 तरीके का होता है, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन सिस्टम कहते हैं कि वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे बैक्टीरिया जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी पाई जाती है। अब ये 2 तरीके के हैं, या तो ये सिम्बायोटिक नेचर के होंगे या ये फ्री लिविंग पाए जाएंगे। अगर ये सिम्बायोटिक नेचर के हैं तो ये किसी न किसी होस्ट प्लांट के साथ कुछ ऐसा एसोसिएशन करेंगे जिसमें दोनों को फायदा होगा। सिम्बायोटिक में तो हम प्लस प्लस कहते हैं कि बैक्टीरिया को भी होस्ट से फायदा और होस्ट को भी बैक्टीरिया से फायदा। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सिस्टम में अगर हम देखें कि जहां पे बैक्टीरिया होस्ट के साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना रहा है जहां होस्ट और बैक्टीरिया दोनों को एक दूसरे से फायदा है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब सिम्बायोटिक में भी 2 चीजें देखने को मिलती है, नोड्यूल फॉर्मेशन और नो नोड्यूल फॉर्मेशन। अगर वो वहां सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है तो नोड्यूल वहां पे बनेगा या नोड्यूल नहीं बनेगा। अगर नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे छोटी छोटी गांठें मिलेंगी, नोड्यूल्स फॉर्मेशन, राइट। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि वहां पे नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको इस तरीके की नोड्यूल स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में भी फिर से 2 स्थिति हैं कि जब भी हम नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ लेग्यूम प्लांट आते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट हैं वही हमारे सामने आते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में ही जो नोड्यूल हैं वो बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो नोड्यूल फॉर्मेशन है ये लेग्यूमिनेसी प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर तो होता ही है। तो देखिए, यहां पे जरूरी नहीं है कि ऑलवेज नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर ही हो, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर भी आपको नोड्यूल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और मिलता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में पहले हम ये देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो लेग्यूमिनेसी के प्लांट हैं, जो दालें हैं, हमारी पल्सेज हैं, उनमें ये नोड्यूल पाया जाता है। यहां पे जो नोड्यूल पाया जाता है ये राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम और एजोराइजोबियम, ये बैक्टीरिया यहां पे इन्वॉल्व होता है और इन बैक्टीरिया के ग्रुप को राइजोबिया ग्रुप कहते हैं। देखिए, राइजोबिया ग्रुप जो है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, वो आराम से सॉइल में फ्री तरीके से रहता है। लेकिन अगर उसको प्लांट होस्ट प्रॉपर मिल जाता है तो वो उसके साथ भी सिम्बायोटिक तरीके से रह सकता है, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो यूजुअली वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम, एजोराइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो है वो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं और इन तीनों बैक्टीरिया को का जो ग्रुप होता है उसको राइजोबिया कहते हैं। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, हमेशा नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर हो ये जरूरी नहीं है। नॉन लेग्यूमिनस मतलब अदर देन लेग्यूमिनेसी फैमिली में भी जो है वो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। अब उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? देखिए, मायरिका, कैजुएरिना, एलनस, ये 3 नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं और इनके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है वो फ्रैंकिया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
और फ्रैंगिया एक एक्टिनोमाइसीटीज ग्रुप से बिलोंग करने वाला बैक्टीरिया है। जबकि एक और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जिसको गुनेरा कहते हैं। तो गुनेरा के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है वो फ्रैंकिया एक्टिनोमाइसीटीज नहीं है, वहां पे एनाबीना एंड नॉस्टॉक जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो हमने देखा कि नोड्यूल फॉर्मेशन में लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों ही तरह के प्लांट पाए जाते हैं। आपको ये एग्जाम्पल और उनके अंदर कौन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। इसके अलावा नो नोड्यूल फॉर्मेशन, मतलब कि जो सिम्बायोटिक तरीके से तो रह रहे हैं, होस्ट के साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना रहे हैं जहां दोनों को फायदा है, लेकिन वहां कोई नोड्यूल ऑलवेज पाया जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आप एजोला की लीफ में देखोगे, एजोला एक टाइडोफाइट्स है, उसकी जो लीफ है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि एजोला की जो लीफ है उसमें एनाबीना और नॉस्टॉक ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। उसके अलावा साइकस की जो कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं, तो ये कॉरेलॉइड रूट्स में भी एनाबीना नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन एजोला और कॉरेलॉइड रूट्स के अंदर पाए जाने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी कभी भी नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि यही ब्लू ग्रीन एल्गी जब गुनेरा के अंदर पाए जा रहे थे तो देखो यहां पे वो नोड्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो होस्ट टू होस्ट वेरी करेगा और आपको ये एग्जांपल्स उसी हिसाब से याद करने हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सिम्बायोटिक तरीके से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, बैक्टीरिया फ्री रहते हुए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम देखें तो ये भी पाया जाता है। और फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो दो तरीके से पाया जाएगा, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब बैक्टीरिया जो है वो अगर एरोबिक है नेचर के हैं तो एरोबिक, और अगर वो एनएरोबिक नेचर के नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री रहते हुए कर रहे हैं, वो किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बना रहे, तो उसको एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगर हम एग्जांपल देखें तो एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, बेंजेरिंकिया ये आते हैं। जबकि एनएरोबिक में अगर हम देखें तो एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्लॉस्ट्रीडियम, क्रोमेशियम, रोडोस्पाइरलम, बेसिलस ये बैक्टीरिया जो है वो यूजुअली यहां पे स्टडी किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सिस्टम में हमने देखा कि हमारे जो लिविंग सिस्टम है उसमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों ही तरीके का पाया जाता है। सिम्बायोटिक में फिर नोड्यूल फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में भी ऑलवेज ये जरूरी नहीं है कि लेग्यूमिनस प्लांट ही नोड्यूल फॉर्म करें, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी नोड्यूल फॉर्म करती हैं। फिर सिम्बायोटिक तो है लेकिन नोड्यूल फॉर्म नहीं है, उसमें एजुला और कॉरेलॉइड रूट को हमने देखा। फिर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं या जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है वो सिम्बायोटिक तरीके से ही करें। फ्री लिविंग स्टेज में भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहते हैं। इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन सा एरोबिक है कौन सा एनारोबिक है ये हमने यहाँ पे स्टडी किया। यहाँ ये जो सेक्शंस हमने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस डेटा को ऑलवेज याद रखना है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में इतना बड़ा प्रोसेस है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ जीन्स इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत सारे जीन्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन सिम्बायोसिस मतलब कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसमें जरूरी नहीं है कि ऑलवेज प्रोकैरियोटिक सिस्टम के ही जीन्स इन्वॉल्व हों, वहां पे बैक्टीरिया और होस्ट दोनों के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब होस्ट जीन्स की बात करते हैं तो उसमें प्लांट की बात करते हैं, और अगर हम सिम्बायोंट जो कि सिम्बायोसिस कर रहा है राइट उसमें हम बैक्टीरियल जीन्स की बात करते हैं। तो होस्ट प्लांट जीन एंड सिम्बायोंट या बैक्टीरियल जीन्स इनमें थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं होस्ट प्लांट जीन की बात करूं तो उसको हम कैपिटल NOD जीन से डिनोट करते हैं और उनको हम नोड्यूलिंग जीन्स भी कहते हैं। हमेशा ये याद रखना कि जो नोड्यूलिंग जीन है वो हमेशा होस्ट प्लांट जीन्स के लिए यूज करते हैं और उसका NOD का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जबकि जो बैक्टीरियल जीन्स हैं जो नोड्यूल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम स्मॉल NOD जीन्स कहते हैं। और उनको अगर हम किसी टेक्निकल टर्म्स में जब हम लिखते हैं तो उसको नोड्यूलेशन जीन कहते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक हमने और जीन्स पढ़ा था, निफ जीन। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि निफ क्या है और एनओडी क्या है। देखिए, निफ जीन है जो नाइट्रोजनेज एंजाइम बना रहा है, उसका नोडल फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। और जो एनओडी और कैपिटल एनओडी है, ये जीन्स का जो मतलब है, ये इनका मतलब है नोडुल फॉर्मेशन से, इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। निफ जीन जो होती है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाती है, और कैपिटल एनओडी या स्मॉल एनओडी जो एनओडी जीन्स हैं वो नोडुल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। और ऑब्वियसली उस नोडुल के अंदर नाइट्रोजनेज पाया जाता है, तो नाइट्रोजनेज अपना काम करेगा फिर वहां पे। तो कैपिटल एनओडी जीन अगर लिखते हैं तो उसको नोडुलिन जीन कहते हैं, और ये होस्ट के जीन्स को शो करता है, प्लांट के जीन को शो करता है। जबकि अगर हम स्मॉल एनओडी लिख दें या नोडुलेशन जीन लिखें तो ये बैक्टीरियल जीन्स को या सिम्बायोंट के जीन को डिनोट करता है। ये आपको ऑलवेज याद रखना है। जो नोडुलिन जीन होते हैं ये करते क्या हैं, ये जब होस्ट प्लांट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं तो ये ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, जीएस गोगट पाथवे, यूराइड सिंथेसिस एंजाइम, इनके सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की रेट को बढ़ा देते हैं, टीसीए साइकिल को बढ़ा देते हैं, जीएस गोगट एंजाइमों की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यूरिडी जो सिंथेसिस है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। यूरेट्स या यूरिडी क्या होते हैं, इनके सिंथेसिस को के एंजाइम को की एक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। अब क्यों बढ़ाते हैं? देखिए, यहां पे वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इनके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेंगे। आगे हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं रूट्स की तरफ। तो ये जब बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करना है तो इनकी ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बाहर इनको रिलीज करना है उनको, तो इसीलिए इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा, एनओडी जीन या नोडुलिन जीन की जो प्रेजेंस होती है वो मेन क्रोमोसोम पे पाई जाती है, राइट। जबकि जो बैक्टीरियल जीन होते हैं वहां पे 3 तरीके के आपको जीन देखने को मिलेंगे, एनओडी ए, बी एंड सी। कोई सा भी सिम्बायोसिस करने वाला बैक्टीरिया हो या जो नोडुल फॉर्म कर रहा है वो बैक्टीरिया हो, उसके अंदर ये एनओडी जीन्स तो मिलेंगे ही। इनको कॉमन स्मॉल एनओडी जीन्स या नोडुलेशन जीन कहते हैं। इसके अलावा एनओडी डी, नोड डी, ये रेगुलेटरी जीन्स होता है जो बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर बैक्टीरियल ऑपेरॉन को रेगुलेट करता है, राइट। उसके अलावा कुछ ऐसे एनओडी जीन्स होते हैं बैक्टीरिया में जो स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी में मिलते हैं, किसी में दूसरा मिलता है। तो स्पेसिफिक एनओडी जीन्स 2 सेट में पाए जाते हैं, एनओडी ईएफएल और एनओडी पीक्यूएच। किसी बैक्टीरियल जैसे राइजोबियम में हो सकता है ईएफएल मिले, हो सकता है ब्रेडी राइजोबियम में ईएफएल ना मिलके पीक्यूएच मिले। तो वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ये स्पेसिफिक एनओडी जीन्स वेरी करते हैं। लेकिन कोई सा भी नोड्यूल फॉर्मेशन वाला बैक्टीरिया हो उसमें ये जीन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये उसकी स्पीसीज पे डिपेंड करता है, वो किस तरह के सेट को अपने अंदर रखता है। लेकिन इनमें से एक सेट जरूर होगा उनके अंदर स्पेसिफिक एनओडी जीन्स में से। और इन एनओडी जीन्स का जो ये जो जीन्स की प्रेजेंस होती है ये मेन डीएनए पे नहीं होती। बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको सिम प्लाज्मिड कहते हैं, उस पे इन जीन्स की प्रेजेंस पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे बैक्टीरियल जीन्स और होस्ट जीन्स के बीच में जो डिफरेंस है इसको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं कि भाई जो प्लांट है और जो बैक्टीरिया है इसके अंदर किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही हैं जो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर रही हैं रूट हेयर की तरफ। तो देखिए, होता क्या है, जब भी कभी प्लांट में कमी पड़ती है, जैसे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी पड़ी, राइट, तो नाइट्रोजन जो है वो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जब भी कभी, जैसे जो राइजोबियम है, जैसे मैंने बोला था कि राइजोबियम को सिम्बायोसिस की जरूरत नहीं है, वो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। लेकिन फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है इसको अगर मौका मिले तो ये सिम्बायोसिस तरीके से भी रह सकता है। तो जब भी कभी प्लांट में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी तो जो प्लांट होता है वो क्या करता है, कुछ केमिकल सीक्रेट करता है। अब ये केमिकल क्या होते हैं? ये केमिकल होते हैं जैसे प्लांट रूट हेयर जो है होस्ट प्लांट सीक्रेशंस। तो होस्ट प्लांट जो सीक्रेशंस कर रहा है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होने पे,
तो देखिए यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइसोफ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स के अलावा बीटेन्स, राइट, फ्लेवोनॉइड्स, ये कुछ कंपोनेंट हैं जो होमोसीरीन जो होस्ट प्लांट की जो रूट होती है वो सीक्रेट करती है। तो ये प्लांट से जब सीक्रेट किए जाते हैं तो बैक्टीरिया जो है होस्ट प्लांट की रूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बैक्टीरिया जब रूट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेग्यूम प्लांट या जो भी प्लांट वहां ये सीक्रेट कर रहा है, तो किसी केमिकल सीक्रेशन के कारण वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके कारण वहां पे एक मूवमेंट पाया जाता है बैक्टीरिया का, जिसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्योंकि वहां पे केमिकल सीक्रेट किए गए हैं होस्ट रूट के द्वारा, और उन्होंने इन फ्री राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट की तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो और किसी केमिकल सीक्रेशन के कारण वो मूवमेंट हुआ है, तो इसको कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब होता क्या है, अब डायग्राम बी में देखिए कि जब होस्ट जो रूट होती है, रूट हेयर की जो सेल्स होती हैं, ये सारा सीक्रेशंस कर रही हैं, तो ये कंपाउंड जो है बैक्टीरिया की सरफेस पे एक प्रोटीन पाई जाती है, वहां पे बाइंड हो जाते हैं, जो राइट इस तरीके से आइसोफ्लेवोनॉइड्स है या बीटेन है, फ्लेवोनॉइड्स है, होमोसीरीन है, जो भी कंपाउंड वहां रूट हेयर ऑफ होस्ट प्लांट जो है वो सीक्रेट कर रहा है, तो वो बैक्टीरिया जो है उसकी सरफेस पे मौजूद रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ये रिसेप्टर कौन सा है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन्स होती है, इस प्रोटीन को बोलते हैं रीका एडहेसिन। ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ये ध्यान रखना है। रीका एडहेसिन, RHICA, रीका, और एडहेसिन ADHESIN। तो रीका एडहेसिन प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया की सरफेस पे पाई जाती है, और जो रूट हेयर के द्वारा सीक्रेट किए जा रहे हैं कंपाउंड, ये यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। जब यहाँ पे ये कंपाउंड बाइंड हो जाते हैं तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद ये बैक्टीरिया के अंदर NOD इस प्रोटीन को एक्टिव कर देते हैं। और ये जो NOD प्रोटीन है ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, मैंने बताया था, और ये NOD प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर ऑपेरॉन को एक्टिवेट कर देती है, और वहां से नोड फैक्टर सिंथेसिस होने लगते हैं। बैक्टीरिया के अंदर अब क्या सिंथेसिस होने लगते हैं, नोड फैक्टर सिंथेसिस होने लगते हैं, और ऑब्वियसली नोड फैक्टर में नोड जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए ये नोड फैक्टर कैसे बने, यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई रूट हेयर की सेल्स ने ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आइसोफ्लेवोनॉइड, बीटेन, फ्लेवोनॉइड्स, होमोसीरीन ये सब सीक्रेट किए, और ये कंपाउंड आसपास जो राइजोबियम बैक्टीरिया थे उनकी सरफेस पे मौजूद रीका एडेसिन प्रोटीन से बाइंड हुए। रीका एडेसिन प्रोटीन ने NOD जो एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, नॉड प्रोटीन है, उसको एक्टिवेट किया, और NOD प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट हुई उसने नॉड ऑपेरॉन को एक्टिव किया, और नॉड फैक्टर वहां से नॉड जीन्स के द्वारा जो प्रोटीन्स हैं वो बनने लगे। और ये नॉड फैक्टर जो हैं अब क्या करेंगे, अब बैक्टीरिया इन नॉड फैक्टर को रिलीज करेगा, क्योंकि ये नॉड फैक्टर जो हैं अब बैक्टीरिया जो है ये नॉड फैक्टर को रिलीज करता है। इस तरीके से हम पिंक कलर में जो ये डॉटेड दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं नॉड फैक्टर। तो बैक्टीरिया ने ये नॉड फैक्टर रिलीज कर दिए, इनको कहेंगे हम नॉड फैक्टर। अब ये नॉड फैक्टर क्या करेंगे, ये नॉड फैक्टर प्लांट की रूट पे मौजूद रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। अब प्लांट की रूट पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं इस पे यहाँ पे ये बाइंड हो जाते हैं, और इनको प्लांट की जो रूट हेयर होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं नॉड रिसेप्टर, राइट। तो ये जो नॉड रिसेप्टर हैं ये यहाँ पे रूट पे बाइंड हो गए। तो ये जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे ये दिखाया है, ये कौन से रिसेप्टर हैं, ये हैं नॉड रिसेप्टर, ये ध्यान रखना है।
तो बैक्टीरिया से रिलीज किए हुए नॉड फैक्टर जब इस नॉड रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो ये नॉड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। और नॉड रिसेप्टर हैं क्या? ये लैक्टिन प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो नॉड रिसेप्टर जो होता है वो जैसे ही नॉड फैक्टर वहां पे बाइंड होगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे कैल्शियम जो होती है ये साइटोसॉल में ज़्यादा होती है और कैल्शियम साइटोसॉल से न्यूक्लियस के अंदर जाने लगती है। और जैसे ही कैल्शियम साइटोसॉल से न्यूक्लियस के अंदर जाने लगती है नॉड रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद, तब रूट हेयर कर्लिंग शुरू हो जाता है। ये रूट हेयर इस तरीके से कर्ल लेना शुरू कर देते हैं, टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, इसको कर्लिंग ऑफ रूट हेयर कहते हैं। तो ये इनिशियल केमिकल रिएक्शन है कि रूट हेयर और राइजोबियम के बीच में जो इनिशियल केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है और किस तरीके से उनके बीच में रिसेप्टर और जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं। यहां पे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो नॉड फैक्टर है ये क्या है। तो अगर हम नॉड फैक्टर को देखें तो नॉड फैक्टर की केमिकल नेचर जो है अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी ध्यान रखो कि नॉड फैक्टर काइटिन डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। ये नॉड फैक्टर्स होते हैं ये काइटिन डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं, ये ध्यान रखना है, काइटिन डेरिवेटिव। और थोड़ा सा और इनको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखो तो ये होते हैं लाइपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड होते हैं। इनकी अगर थोड़ी सी लाइपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड, जो नॉड फैक्टर बैक्टीरिया जो रिलीज कर रहा है वो लाइपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं। यहां पे अब इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा देखें तो वहां और भी डिटेल से हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो नॉड फैक्टर बैक्टीरिया जो रिलीज कर रहा है वो काइटिन डेरिवेटिव कंपाउंड है, इन्हीं को हम नॉड फैक्टर कह रहे हैं, और ये लाइपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड है, ठीक है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा फर्दर मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ये तो इनिशियल जो मैकेनिज्म हुई बैक्टीरिया और रूट हेयर के बीच में वो देखा हमने। इसके बाद की जो रिएक्शन है उसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। देखिए यहां पे जो राइजोबिया जब रूट हेयर के पास आया तो इनके बीच में क्या केमिकल रिएक्शन हुई वो सब हम अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने ये बोला था कि जब नोड फैक्टर रूट हेयर पे मौजूद नोड रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो नोड रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और रूट हेयर सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर कैल्शियम आयन एंटर करने लगते हैं और रूट हेयर कर्ल इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है और वो राइजोबियम बैक्टीरिया को अपने चारों तरफ घेर लेता है। इसको कहते हैं कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। तो ये क्यों हुई है उसकी सिग्नलिंग मैकेनिज्म हमने देख ली। तो देखिए ये पहला इनिशियल रिएक्शन है, इसके बाद ये रिएक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये आता है। अब जब ये रूट हेयर कर्ल हो जाता है तो जहां पे जो बैक्टीरिया रूट हेयर के कांटेक्ट में आए हैं वहां की सेल वॉल को ये जो है डिग्रेड कर देते हैं, गला देते हैं, और वहां की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिलेट, अंदर की तरफ धस के और इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। ये जो इन्फेक्शन थ्रेड होता है ये रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसने से बनता है और इसमें बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं इस तरीके से। रूट हेयर की जो गोल्गी बॉडी है रूट हेयर सेल्स की, वो गोल्गी बॉडी से जो वेसिकल्स होते हैं वो इस इन्फेक्शन थ्रेड के आगे इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं और इसके साथ फ्यूज होते चले जाते हैं और ये इन्फेक्शन थ्रेड आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। अंदर की तरफ एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये कॉर्टेक्स रीजन है, रूट का कॉर्टेक्स रीजन है। इन्फेक्शन थ्रेड कॉर्टेक्स रीजन में एंटर कर जाता है और कॉर्टेक्स सेल्स जो हैं उनके साथ ये फ्यूज होने लगता है, लेकिन यहां पे हर सेल्स के साथ ये फ्यूज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा देखा गया है कि जो कॉर्टिकल रीजन है रूट का, इसमें कुछ सेल्स टेट्राप्लॉइड होती हैं, जैसे 4N जो सेल्स होती हैं उनको टेट्राप्लॉइड होती हैं, और ये जो कॉर्टिकल ये इन्फेक्शन थ्रेड है ये इन्हीं टेट्राप्लॉइड सेल्स के अंदर ही एंटर करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट तो डिप्लॉइड था, उसके अंदर टेट्राप्लॉइड सेल्स कहां से आ गई? तो ये लेग्यूम प्लांट्स में टेट्राप्लॉइड सेल्स कुछ कॉर्टिकल रीजन में देखी गई हैं, ऐसा अभी तक वैज्ञानिकों का ये मानना है।
तो जो भी कॉर्टिकल रीजन में टेट्राप्लॉइड सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स होती हैं जो टेट्राप्लॉइड हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 4n होती है, उनके अंदर ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो एंटर कर जाती है और थोड़ा थोड़ा राइजोबियम जो इन्फेक्शन थ्रेड का हिस्सा सेल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इस तरीके से छोटा छोटा हिस्सा उन्होंने रिलीज कर दिया और ये जो छोटा छोटा हिस्सा इन्होंने इन्फेक्शन थ्रेड का टेट्राप्लॉइड सेल के अंदर रिलीज किया, ये ई और ये एफ। तो ये जो पार्ट है जो अंदर सेल्स के अंदर, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर रिलीज किया है, ये इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया भी होते हैं और ये राइजोबियम बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कॉर्टिकल सेल्स जिसके अंदर ये एंटर हुए हैं वो इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल्स कहलाती हैं। अब सर्टेन टाइम के बाद उस कॉर्टिकल सेल्स की जो अगर हम अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर का जो सीन है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल है, इन्फेक्टेड हम कह रहे हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो एंटर हुई थी। तो इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया थे वो छोटी छोटी कॉलोनी इस तरीके से बना लेते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरॉइड। और ये जो छोटी छोटी कॉलोनी बनी है ये भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं और इन छोटी छोटी कॉलोनियों के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको कहते हैं पेरीबैक्टीरॉइड मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये साइटोसॉल है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल जो है वो लिविंग है, ठीक है। कॉर्टिकल सेल लिविंग है, जो भी चीजें हैं वो वहां हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। यहाँ पे होता क्या है कि जो कॉर्टिकल सेल है ये तो एरोबिक है, राइट। कॉर्टिकल जो सेल है ये यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक है तो इसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो एरोबिक होंगी। अब इसको तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और राइजोबियम जो बैक्टीरिया उसके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम यहां पे एक्सप्रेस हो रहा है और ये जो बैक्टीरॉइड है यही नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इसको नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए, अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी लगेगी और नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम है। तो अब कॉर्टिकल सेल क्या करती है कि इन बैक्टीरियाओं को छोटे छोटे कॉलोनी में मेम्ब्रेन से कवर कर देती है ताकि इनके कॉलोनी के अंदर, बैक्टीरॉइड के अंदर एनारोबिक एनवायरनमेंट जो नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए चाहिए वो दिया जा सके। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोसॉल को एरोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो यहां पे ऑक्सीजन थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके। तो इससे दोनों सेल्स जो हैं उनकी जो सर्वाइवल है वो मेंटेन रहेगा। अब यहां पे ऑक्सीजन साइटोसॉल रीजन में, कॉर्टिकल सेल के साइटोसॉल रीजन में ज्यादा ऑक्सीजन ना हो जाए उसको भी मेंटेन किया जाता है। और ये जो पिंक कलर से, ये जो रेड कलर से मैं जो शो कर रहा हूं, यहां पे एक प्रोटीन पाई जाती है कॉर्टिकल सेल में और उस प्रोटीन को कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। ये एक पिगमेंट प्रोटीन है। ये जो लैग हीमोग्लोबिन है इसका बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग काम है, लैग हीमोग्लोबिन। अब देखिए लैग हीमोग्लोबिन क्या करती है कि साइटोसॉल में, ये कॉर्टिकल सेल के साइटोसॉल में पाई जाती है और इस लैग हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, राइट। अगर हम लैग हीमोग्लोबिन को देखें तो इसमें एक तो होता है ग्लोबिन प्रोटीन और एक होता है हीम। जो हीम पार्ट होता है इसको तो राइजोबियम या बैक्टीरिया सिंथेसिस करता है, ये हमेशा याद रखना। मतलब ये जो हीम पार्ट होता है इसको तो बैक्टीरिया सिंथेसिस करता है, इसके जीन्स जो बैक्टीरिया पे पाए जाते हैं, जबकि जो ग्लोबिन जीन्स है इसको होस्ट प्लांट सिंथेसिस करता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी ये फंक्शनल होती है, होस्ट प्लांट सिंथेसिस, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लैग हीमोग्लोबिन एक पिंक कलर, और ये नोड्यूल को पिंक कलर दे देती है और पिंक कलर इसी प्रोटीन्स के कारण होता है। तो लैग हीमोग्लोबिन करती क्या है, साइटोसॉल में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको बहुत ज्यादा नहीं होने देती, उसको रेगुलेट करती है, राइट।
और छोटे छोटे जो कॉलोनियाँ वहाँ पे बनी है उनको बैक्टीरियोइड कहते हैं। और इस तरीके से वहाँ पे बैक्टीरियोइड के अंदर एनारोबिक एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है और साइटोसोल में लिमिटेड एरोबिक एनवायरनमेंट को विद द हेल्प ऑफ लैग हीमोग्लोबिन मेंटेन किया जाता है इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल के द्वारा। अब ये जो बैक्टीरियोइड हैं कॉर्टिकल सेल के अंदर, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को तो ये परफॉर्म कर ही रहे हैं, इसके अलावा एक छोटा सा काम और करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे दो माइटोटिक फैक्टर सिंथेसिस किए जाते हैं। माइटोटिक फैक्टर यहाँ पे बनाए जाते हैं और माइटोटिक फैक्टर वो कहते हैं जो माइटोसिस को प्रमोट करें। और माइटोटिक फैक्टर में यहाँ पे दो फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, काइनेटिन एंड ऑक्जिन। जो कॉर्टिकल सेल्स है उसके अंदर जो बैक्टीरिया राइजोबियम आए हैं, ये तो माइटोटिक फैक्टर में काइनेटिन का निर्माण करते हैं। और जो प्लांट की कॉर्टिकल सेल है वो ऑक्जिन सिंथेसिस को वहां पे बढ़ा देती है, वहां पे ऑक्जिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। और जब ऑक्जिन वहां बनने लगता है तो ऑक्जिन रूट रीजन में सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। तो होस्ट प्लांट, तो जब बैक्टीरिया और होस्ट प्लांट इस तरीके के माइटोटिक फैक्टर के सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं तो वहां पे उस कॉर्टिकल सेल का जो सेल डिवीजन है वो बढ़ जाता है और कॉर्टिकल सेल बहुत ज़्यादा तेज रेट से, फास्ट रेट से डिवीजन करती है और इस तरीके से वहां पे सेल्स का गुच्छा बन जाता है, जिसको नोड के रूप में, नोड्यूल के रूप में जो हमें दिखाई देता है, राइट। तो जो नोड्यूल बनी वो इन माइटोटिक फैक्टर्स के कारण बनती है, राइट। और माइटोटिक फैक्टर में काइनेटिन और ऑक्जिन दो, कुछ बुक्स जो है वो साइटोकाइनिन भी लिखती हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो काइनेटिन जो है वो बैक्टीरिया बनाता है, ऑक्जिन एंड साइटोकाइनिन जो है वो होस्ट प्लांट सिंथेसिस करता है। और ये माइटोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये माइटोसिस डिवीजन को बढ़ा देते हैं और माइटोसिस डिवीजन बढ़ने के बाद जो है वो रेट ऑफ सेल डिवीजन बढ़ जाता है और वहां पे सेल का गुच्छा बन जाता है और इस तरीके से वो सेल का गुच्छा हमें बाहर से नोड्यूल के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को देखें कि भाई ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो रूट में हो रहा है, ये अब ये ट्रांसपोर्टेशन अगर हमें प्लांट के अदर हिस्सों में नाइट्रोजन को पहुंचाना है तो ये कैसे पहुंचाएंगे। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो यहां पे एमाइड्स के रूप में होता है, राइट। मोस्टली अकर इन एमाइड। अब देखिए एमाइड होते हैं, एमाइड कहते हैं एस्पाराजीन, एस्पाराजीन और ग्लूटामीन। एस्पाराजीन इसको हम ASN से शो करते हैं एंड ग्लूटामीन, एंड ग्लूटामीन। अब देखिए मोस्टली प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है नाइट्रोजन का वो एमाइड के रूप में हो रहा है। एमाइड के रूप में क्यों हो रहा है, देखिए एमाइड एमिनो एसिड से बनते हैं, जैसे जो एमिनो एसिड होते हैं उनसे एमाइड बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, किसी भी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को जब अगर आप देखोगे तो वहां पर इस तरीके से COOH ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है और एक R ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होती है। अब यहाँ पे इस एमिनो एसिड में मोस्टली एक नॉर्मल वे में अगर हम एमिनो एसिड में देखें तो वहाँ एक ही नाइट्रोजन होता है और एक ही COH ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाइट्रोजन को आप ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे OH ग्रुप को, राइट, इस OH ग्रुप को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, राइट, और इसको इस तरीके से NH2C अल्फा CONH2, जो OH ग्रुप था इसको मैंने NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। तो ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे आया, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये तो एमिनो एसिड थी और ये कहलाएगी एमाइड। तो देखिए मान लो आपको रूट से एमिनो एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट करना है तो आपके 10 ATP लगते हैं
और एमाइड के रूप में ट्रांसपोर्ट करना है तो आपके 10 एटीपी लगते हैं। लेकिन एमाइड के रूप में आप जब ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपका नाइट्रोजन ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के भीतर 2 नाइट्रोजन है। इसका मतलब कि एमाइड के रूप में आप ज़्यादा नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जबकि सेम एनर्जी पर अगर आप एमिनो एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपका जो नाइट्रोजन है वो एक ही एटम ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसीलिए एमाइड जो है, इसमें जो नाइट्रोजन कार्बन रेशियो है, नाइट्रोजन कार्बन रेशियो कि मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन और कितना कार्बन रेशियो है, तो यहां पे ये लो होता है, जबकि यहां पे एमाइड्स में नाइट्रोजन और कार्बन रेशियो जो है ये हाई होता है। इसका मतलब कि यहां सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे आप ज्यादा नाइट्रोजन को प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, सेम अमाउंट पे आप यहां कम सामान ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो, ज्यादा कर पा रहे हो, तो आप ये तरीका अपनाओगे, सेम प्लांट कर रहा है, राइट। तो इसीलिए एमाइड जो है वो एमिनो एसिड से बनाए जाते हैं। और यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन है इस मैकेनिज्म को कैटालाइज कर रही है, इसको कहते हैं कैटालाइटिक एमिडेशन। कैटालाइटिक एमिडेशन, ये ध्यान रखना है आपको। एमिनो एसिड से एमाइड्स का बनाना कैटालिटिक एमिडेशन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट में एमाइड्स के रूप में ही किया जाए, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं। और उन एक्सेप्शंस को अगर हम देखें तो इसमें एक नाम आता है सोयाबीन, राइट। कुछ लेग्यूम प्लांट्स हैं जिसमें खासतौर से सोयाबीन, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो सोयाबीन जो है इसके अंदर एमाइड के रूप में ये ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे यूरिडी जो है वो यूज किया जाता है, UREID। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यूरिडी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और यूरिडी जो होता है ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ही फॉर्म है। और यूरिडी में 3 तरीके के कंपाउंड यूजुअली हम पढ़ते हैं, एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड, एलेंटोइक एसिड एंड सिट्रुलिन। ये खास तौर से कुछ इंपॉर्टेंट यूरिडी हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो जरूरी नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो है एमाइड्स के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। एमाइड्स में भी एस्पाराजीन या ग्लूटामीन यूज किए जाते हैं। अब ग्लूटामीन जीएस गोगट सिस्टम में हम ये सब पढ़ ही चुके हैं, ग्लूटामीन किस तरीके से बनाया जाता है NH2 ग्रुप का यूज करके। लेकिन कुछ लेग्यूम प्लांट जैसे सोयाबीन है, यहाँ पे यूरिडी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और यूरिडी में भी एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड, सिट्रुलिन, ये सब यूरिडी होते हैं, राइट। तो इस तरीके से नाइट्रोजन, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन आ जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी की। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्या केस है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक एरोबिक प्लांट्स होते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे इसमें नॉस्टॉक देखें हम, तो इस तरीके से ये फिलामेंटस इनकी सेल्स होती हैं। अब दिक्कत ये है कि ये इस तरीके से फिलामेंटस होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस में ये ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं ये एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, O2 इवॉल्व करते हैं। अब अगर सारी सेल्स में ऑक्सीजन इवॉल्व हो, फोटोसिंथेसिस हो, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है उसको ऑक्सीजन से प्रॉब्लम है, तो नाइट्रोजनेज जो एक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी। अब इस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाए? अगर ऑक्सीजन, हर सेल्स ऑक्सीजन बना रही है, एरोबिक फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो नाइट्रोजनेज एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या किया जाता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, कि जो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें बीच बीच में कुछ सेल्स को, जैसे इस तरीके से ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो कुछ सेल्स जो हैं वो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनकी सेल वॉल थोड़ी सी थिक हो जाती है, और इन सेल्स को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। इनको क्या कहेंगे? हेटेरोसिस्ट। इनकी सेल वॉल जो है कंपैरेटिवली नियर बाई सेल्स जो होती हैं, नॉर्मल जो सेल्स होती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उनकी तुलना में इनकी सेल वॉल थोड़ी सी थिक हो जाती है।
बीच बीच में ये पाई जाती हैं हेटेरोसिस्ट। इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो कर दिए जाते हैं। तो ये जो थिक सेल वॉल की जो सेल्स हैं इनको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या क्या जो है वो चेंजेज कर लिए जाते हैं। जो थिक सेल वॉल जो है, पहली चीज तो ये कि इनकी सेल वॉल थिक हो जाती है, राइट, थिक सेल वॉल हो जाती है। और सेल वॉल थिक इसलिए हो जाती है ताकि ऑक्सीजन बाहर से कम जाए। दूसरा, फोटोसिस्टम जो 2 है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो काम नहीं करता। तो फोटोसिस्टम जो 2 है वो अगर काम नहीं करेगा तो यहां पे नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 जो होता है वही ऑक्सीजन बनाता है। फोटोसिस्टम 2 अगर नॉन फंक्शनल हो जाता है तो यहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तो होगा नहीं, यहां पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही सिर्फ यहां देखने को मिलता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, ओनली एटीपी सिंथेसिस। और यहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से सिर्फ एटीपी फॉर्म होती हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उसमें एटीपी चाहिए, तो ये एटीपी वहां पे यूज हो जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। यहाँ पे रुबिस्को जो है वो एब्सेंट होता है, इसका मतलब ये डार्क रिएक्शन नहीं करती, रुबिस्को एब्सेंट, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन भी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन जो काम होता है वो हेटेरोसिस्ट में होता है, इसीलिए इनकी सेल वॉल को थिक कर दिया गया है। फोटोसिस्टम 2 को नॉन फंक्शनल कर दिया गया ताकि ऑक्सीजन इवॉल्व ना हो। और यहाँ पे सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही फंक्शनल होता है, इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तो होता नहीं, सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी बनते हैं और रुबिस्को एब्सेंट होता है, इसका मतलब डार्क रिएक्शन यहाँ पे एब्सेंट होती है। जबकि जो बाकी की सेल्स हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, जबकि हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होता है। तो हेटेरोसिस्ट जो है वो मेनली परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो हेटेरोसिस्ट के अलावा जो बाकी सेल्स हैं, जैसे ये जो सेल्स हैं ये मेनली परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो किस तरीके से इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, मेनली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म। अब हायर प्लांट में तो क्या है कि रूट जो है वहां पे हो रही है ये रिएक्शंस, जैसे लेग्यूमिनेसी प्लांट है वहां पे तो रूट में हो रही है, तो रूट में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो इसलिए वहां ये इश्यू नहीं है। जो हायर प्लांट है उन्होंने इनका जोन डिवाइड कर दिया कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीफ में, और हायर प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो हो रहा है मोस्टली रूट में। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वहां तो रूट लीफ इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां पे इन्होंने सेल्स में स्पेशलाइज कर दिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम मेनली हेटेरोसिस्ट करेंगे और फोटोसिंथेसिस का काम मेनली जो नॉर्मल सेल्स हैं वो करेंगी। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है उसको ऑक्सीजन से इनहिबिशन शो करता है। ऑक्सीजन का अगर वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नाइट्रोजनेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है, ऐसा इसलिए हुआ। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पर्टिकुलर जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशली देखा, उसकी मैकेनिज्म जो है हमने देखी, किस तरीके से नोडुल फॉर्म हो रहा है, नोड फैक्टर, किस तरीके से कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सिस्टम डिटेल में कितने कितने तरीके का, एरोबिक, सिम्बायोटिक, ये सब देखा, राइट। नाइट्रोजन एंजाइम को डिटेल में देखा। तो उम्मीद करता हूं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको यहां से क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए।